हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और यही तो मांग था ना आप लोगों का, गुरुजी लाइन बाय लाइन पढ़ाइए ना। आ जाओ जी, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। चलो। अब आप पूछोगे सर आपने खाना खाया नहीं खाया। हम लोग बिल्कुल खा चुके प्यारे बच्चों, ठीक है। हम बिल्कुल मन से आए कि आपको कुछ दे के जाएं, चाहे कुछ ही बच्चे रहें, 200 400 500 जो भी बच्चे रहें, आपको हम लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे जी, ठीक है ना। क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ने से मुझे भी ऐसा लगता है कि बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। इसलिए हम लाइन बाय लाइन के लिए आपके सामने हाजिर हैं जी। जल्दी से आप लोग अपनी अनुपस्थिति मुझे दिखाएं, बताएं कि गुरुजी हम लोग लाइव आ चुके हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है। लाइन बाय लाइन में क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटता है कोई भी। चलिए आइए, खाना पीना खा करके साथ में ईयरफोन लगाइए। बड़ा मस्त टाइम है जी, बड़ा अच्छा टाइम है ये। बस आप ईयरफोन लगाइए कान में और हो जाइए तैयार पढ़ने के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस और नो एक बार बताएं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्यारे बच्चों? यस गुरुजी, हम आपको सुन पा रहे हैं। सब लोग प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए फटाफट से। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर लगता है क्लास नहीं होगी। नहीं, जब देखो क्लास कब नहीं होती है, जब मैं कह दूंगा कि नहीं होगा। जब मैं कह दिया कि होगी फिर तो कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करें। हिस्ट्री का चैप्टर 2 तक आपका कंप्लीट है जी, यस और नो? चैप्टर 2 तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर, हम लोगों ने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 होने वाला है आज। आज का मोटिवेशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं जी कि जोश कभी कम मत होना है ना, होने देना। क्या कहते हैं, ध्यान से। कहते हैं जी कि जोश कभी कम मत हो, है ना, जोश कभी कम होने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना, और यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने। यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने, ठीक है ना। खुली आंखों को कभी सोने ना देना, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं भी अक्सर कहता हूँ ऑफलाइन के बैचेस में, ऑनलाइन में भी कहता हूँ प्यारे बच्चों कि आपके सपने पूरे होंगे पर आप उसे खुली आंखों से देखें। कभी ये ना सोचें कि हम नींद में सपने देखेंगे। मेरे भाई साहब, नींद में सपने पूरे नहीं होते। बताओ क्या हाल चाल है सभी के? मस्त हैं जी, बढ़िया हैं। एक दिन में आज चौथी बार आपसे मुलाकात हो रही है। चौथी बार आज आप लोगों से मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, चौथी बार आप लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों। और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखो लाइन बाय लाइन में क्या होता है, अब मुझसे पूछो कुछ कि सर क्या होता है लाइन बाय लाइन में। मेरे प्यारे बच्चों लाइन बाय लाइन में क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्या मुनाफा है गुरुजी बताओ तो। प्यारे बच्चों आज से हम पढ़ने वाले लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन जब बुक पढ़ते हो ना तो इसमें क्या होता है ना, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटता। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटता, कोई सब्जेक्टिव नहीं छूटता। लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा सा बोरिंग होता है। बताओ बच्चा कैसा होता है, बोलो। थोड़ा सा बोरिंग होता है। अगर आप थोड़ा सा बोरिंग को मैनेज कर लोगे मेरे भाई, थोड़े से बोरिंग को आप मैनेज कर लोगे, फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो कह दो जल्दी से, गुरुजी थोड़ा बोरिंग चलेगा। बोलो जल्दी से, गुरुजी थोड़ा बोरिंग चलेगा पर जो इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहे भाई साहब, देखो हमारे पास दूध मिलेगा, हमें दूध मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ? दूध। आपको उस दूध से मक्खन निकालना है। आपको प्यारे बच्चों दूध मिलेगा, आपको दूध से क्या निकालना है बोलो? गुरुजी मक्खन निकालना है। पूरी ईमानदारी से हम पढ़ेंगे और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ को निकालना है। अब हर एक चीज़ को समझने मत भिड़ जाना, सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए उस पर फोकस करना, ठीक है। चलो जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, हाँ उसके लिए चलो शुरू करें। यस गुरुजी, चैप्टर 3 नंबर। आ जाओ बच्चों। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। कहाँ रखा है जी? पीडीएफ कहाँ है? अच्छा यहाँ पर है ना। चलो एक सेकेंड प्यारे बच्चों, ध्यान से ये हमारा चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा चैप्टर है बच्चों। क्या आप इसे क्लियर देख पा रहे हो? मुझे बताना, क्या आप इसे क्लियर देख पा रहे हो? यस और नो, यस और नो। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन बच्चों, ठीक है। आइए
हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? जल्दी से बताएं मुझे, क्या आपको चीजें क्लियर दिख रही है? थोड़ा सा 460 480 में करके रखिए जल्दी से। क्या आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है? चलो, दिखाई पड़ रहा है? अब ये टेढ़ा क्यों दिखाई पड़ रहा है? कैसे क्या करके रखा है? हाँ, अब देखो, अब देखो, आ जाओ पढ़ते हैं। कहते हैं जी, ध्यान से आ जाओ। कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तात्कालिक समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बताओ कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? आपके एक ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। कहना गुरुजी हिंद चीन में 3 चीजें आते हैं। पहला आता है वियतनाम, दूसरा आता है लाओस और तीसरा आता है कंबोडिया। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन हिंद चीन में आते हैं? ऑप्शन खोज के मारना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, 3 देश हैं। क्षेत्रफल बताओ हिंद चीन का, लगभग 3 लाख किलोमीटर। आगे बच्चों, इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है। एक बार पूछा गया क्वेश्चन, एक बार पूछा गया है कि हिंद चीन की उत्तरी सीमा किस देश को छूती है? हिंद चीन की उत्तरी सीमा बच्चों म्यांमार को छूती है, और दूसरा क्या है? चीन को। दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार का क्षेत्र है। ये नहीं पूछा गया, आपको याद भी नहीं रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। यस गुरुजी मेरे। चलो, ये है प्यारे बच्चों हिंद चीन का मैप, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले पेज से आपने क्या सीखा बताओ? पहले पेज से आपने क्या सीखा? गुरुजी पहले पेज से हमने ये सीखा कि सर हिंद चीन का क्षेत्रफल हमने सीखा। गुरुजी हिंद चीन किसे कहते हैं? बच्चों जहाँ पर हिंद मतलब कि हिंद मतलब हिंदुस्तान, जहाँ पर हिंदुस्तान और चाइना की संस्कृति का बच्चों, जहाँ पर हिंदुस्तान और चीन की संस्कृति पाई जाती है, उस क्षेत्र को हिंद चीन क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, है ना। उस क्षेत्र को हिंद चीन क्षेत्र कहते हैं। बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना है? गुरुजी 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग कह सकते हैं गुरुजी 3 लाख वर्ग किलोमीटर। बच्चों ये बताओ कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? गुरुजी हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है वियतनाम, दूसरा जी लाओस, और तीसरा बोलो कंबोडिया। तीसरा बोलो कंबोडिया। अगला बोलो बच्चों, क्या सीखा आपने? ये सीखा कि हिंद चीन की जो सीमा है बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हमने क्या सीखा? है ना, हिंद चीन की जो उत्तरी सीमा है बच्चों वो म्यांमार को छूती है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। हिंद चीन की उत्तरी सीमा कौन सी सीमा बताओ? हिंद चीन की उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा किसको छूती है बच्चों? म्यांमार को छूती है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर बताओ, यस और नो। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। यस गुरुजी क्लियर हो गया। यस। आप हाफ पैंट पहने क्या सर? नहीं वे लोअर पहना हूं, बेइज्जती कर रहे हो मेरा। कोई दिक्कत है क्या? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बताओ। यस। आइए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं दूसरा नंबर पेज। बहुत बेइज्जती करते हो मेरा। तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा हूं तो क्या तुम बेइज्जती करोगे? आ जाओ दूसरा पढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं कि प्राचीन काल से ही पढ़ते हैं बच्चों कि प्राचीन काल से ही वियतनाम के तौकिंद एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। बच्चों ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में कभी, फिर भी पढ़ लो कि वियतनाम का 2 स्थान बताओ बच्चों कौन कौन सा? एक का नाम है तौकिंद और दूसरे का नाम है अन्नाम। दोनों पर किस पर प्रभाव था बच्चों? चीन का। वियतनाम के 2 जगह थे, पहले का नाम था तौकिंद और दूसरे का नाम था अन्नाम। दोनों पर प्रभाव किसका था बच्चों? चीन का प्रभाव था। याद रहेगा? हाँ सर, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, पढ़ो या नहीं पढ़ो इसको। दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक, अच्छा बच्चों शताब्दी का मतलब कितना वर्ष होता है? एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? तक चीन के करद राज्य थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जों में ले लेता था। चीन
एवं चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। समझो वियतनाम का दो क्षेत्र था बच्चों, एक था तौकीन और दूसरा था अन्नाम। ये दोनों चीन के कब्जे में था। कब था? जब कोई मजबूत शासक होता था तो चीन लेता था उसको, जब मजबूत नहीं होता था फिर स्वतंत्र हो जाता था। कभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना आज तक। आगे, यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोग ने अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया था। बौद्ध धर्म के साथ साथ, है ना, कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों में था। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि चाइना में अधिकांश लोग किस धर्म को मानते हैं? क्या आपको पता है? बोलो ना, अरे बोलो ना, इंटरेस्टिंग बात बोलो ना, मजा आएगा। बच्चों, चाइना के अधिकांश लोग अभी भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, और हम बिहार वाले, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम लोग उन्हें कम मानते हैं। ठीक है ना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं जी कि है ना तीसरी शताब्दी में होना चाहिए, तीसरी शताब्दी में सी हुआंग टी का प्रभुत्व था। बच्चों, चाइना के लोगों का नाम ऐसा खतरनाक होता है। सुनो, आपने लाइफ में ऐसा नाम सुना था? क्या नाम था बताओ? सी हुआंग टी उसके बाद हान वंशीय राजा बू ती, भाई साहब मर जाएगा, कैसा नाम रखा है, बू ती ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट के युग ली ने अधिकार किया था। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मंचू शासन के अधीन था। एक भी क्वेश्चन यहां से कभी नहीं बना है प्यारे बच्चों, ठीक है, लिखा है, आप पढ़ लो, अच्छी बात है। बढ़ जाए आगे, बोलो, आगे बढ़ जाएं तो बताओ। हाँ सर बढ़ जाओ, जो इंपॉर्टेंट है उसको लेना है, फालतू को छोड़ते जाना है। ये देखो बच्चों, क्या है बताओ, कोई अंदाजा लगाओ ये क्या है, कोई अंदाजा लगा के बताओ ये क्या है। बिल्कुल बच्चों, ये है अंकोर वाट का मंदिर। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ये देखो, ये है अंकोर वाट का मंदिर। आइए पढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों, अंकोर वाट के मंदिर के बारे में आपको पढ़ना चाहिए ध्यान से। कहते हैं कि दूसरी तरफ लाओस कंबोडिया पर, लाओस और कंबोडिया, पहले तो आपने देखा वियतनाम पर किस देश का? वियतनाम के दो बड़े प्रसिद्ध जगह थे बच्चों, एक का नाम अन्नाम था, दूसरा का तौकींद था। दोनों के ऊपर में प्रभाव किसका था बताओ? वियतनाम में बच्चों चाइना का प्रभाव था, लेकिन दो जगह और है, एक है लाओस और एक है कंबोडिया, जो दो देश ऐसे थे पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। देखा गया कि लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति है लेकिन वियतनाम में चाइना की संस्कृति है। कहते हैं बच्चों, 4वीं शताब्दी की बात हो रही है, 400 ईस्वी की बात हो रही है। कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। एक बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों कि कंबुज राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, ये पूछा गया है। तो आंसर मारना, कंबुज राज्य की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाओस और कंबोडिया में किस देश की संस्कृति का प्रभाव था? बोलो बोलो बोलो। यस, भारत का था बच्चों। आगे कहते हैं कि जहां का शासक, ध्यान रखिएगा, कंबुज राज्य का जो शासक था वो भारतवंशीय था। कंबुज राज्य का जो शासक था वो भारतवंशीय था। कंबुज राज्य, है ना, कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। तो बच्चों, भारतीय संस्कृति का प्रधान क्षेत्र कौन था? कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान क्षेत्र था। कहते हैं 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, नाम याद रखना, गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे नाम गलत बोलते हैं। तो बोलिए किस शताब्दी की बात हो रही है? तो 12वीं शताब्दी में राजा का नाम बताओ। सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बच्चों, तो क्या आप मिस्टेक करोगे? नहीं करोगे। आइए, पेज नंबर 2 से हमने क्या सीखा? हाँ, चलिए देखते हैं बच्चों कि पेज नंबर 2 से हमने क्या सीखा। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों दो देश हैं, एक का नाम है लाओस और दूसरे का नाम है कंबोडिया। आप मुझे बताइए, लाओस और कंबोडिया किस देश की संस्कृति से प्रभावित थे? लाओस और कंबोडिया किस देश की संस्कृति से प्रभावित थे? तो आंसर है बच्चों भारत। आंसर है भारत, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति का केंद्र
लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का केंद्र कौन था? बच्चों, भारतीय संस्कृति का केंद्र अगर मैं बात करूं आपसे, लाओस और कंबोडिया में, वो था कंबुज राज्य। कौन था बच्चों? कंबुज राज्य। कंबुज राज्य बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंबुज राज्य का राजा कौन सा वंशीय था? कंबुज राज्य का जो राजा था बच्चों, राज्य का जो राजा था वह कौन सा वंशीय था? तो आंसर होगा भारतीय वंशीय। कौन सा था बताओ मेरा बच्चा? आंसर क्या होगा? भारतीय वंशीय। भारतीय वंशीय था। अच्छा, कंबुज राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? भैया मेरे, कंबुज राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो प्यारे बच्चों, कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी 4वीं शताब्दी में। अरे बोल भी दो, 4वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी बोलो? 4वीं शताब्दी में। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि अंकोर वाट का मंदिर किस शताब्दी में बना था? तो बच्चों, अंकोर वाट का जो मंदिर है ना, वो बच्चों बना था 12वीं शताब्दी में। अंकोर वाट का मंदिर 12वीं शताब्दी में बना था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था, तो कहोगे सर अंकोर वाट का मंदिर बनाया किसने था? तो आंसर है सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था बच्चों। मैं पूछूंगा बच्चों, बताओ अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अंकोर वाट का मंदिर? तो आप बोलोगे सर कंबोडिया। कहाँ स्थित है? कंबोडिया और लाओस में किस देश की संस्कृति का प्रभाव था? आप कहोगे सर भारत। तो बताओ पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 कहीं कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी से पूछिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस ऐसे पढ़ना है, बस थोड़ा सा टाइम देना, तुम कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो बस, काम खत्म है। चलिए, कहते हैं पेज नंबर 3 मैच करना चाहिए बच्चों। हाँ, बातें हो रही हैं परंतु से, परंतु आइए। हाँ, परंतु 16वीं शताब्दी में बच्चों, कहते हैं परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया। पतन मतलब होता है बच्चों समाप्त हो जाना। तो ये बताओ कि कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे सर कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी 4वीं शताब्दी में। कंबुज राज्य खत्म कब हो गया? सर 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। और मध्यकाल के आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन एवं कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। यानी बच्चों जब ये देखो कंबुज जब तक था तब तक तो वहां पर भारत की संस्कृति थी बच्चों। और जैसे कंबुज समाप्त हो गया तो कुछ लोग चाइना को मानने लगे, अरे चाइना का धर्म अच्छा है, और कुछ लोग मानने लगे भारत का धर्म अच्छा है। जहां पर बच्चों भारत मतलब हिंद और चाइना मतलब चीन, जहां पर भारत की भी संस्कृति को मानी जाए और चाइना की भी संस्कृति को मानी जाए, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे बच्चों? हम उसे कहेंगे हिंद चीन क्षेत्र। क्या कहेंगे? हिंद चीन। हिंद मतलब हिंदुस्तान, चीन मतलब एकदम धोखेबाज चाइना। कहते हैं कि है ना, इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन और कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह क्षेत्र हिंद चीन के नाम से जाने लगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस गुरुजी। आइए अब कहते हैं बच्चों व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। अब देखते हैं कि व्यापारिक कंपनी कैसे कैसे आए, कौन कौन सी कंपनी हमारे देश में आए थे बच्चों। आइए चलिए बच्चों, कहते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कैसे इसका नाम हिंद चीन पड़ा आपको पता चल गया, क्योंकि यहां पर कुछ जगह है ना, कुछ लोग हिंदुस्तान की संस्कृति मानते थे, कुछ लोग चाइना की मानते थे, इसलिए मिक्स कर दिया, हिंद चीन नाम रख दिया। आइए कहते हैं बच्चों कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत में जुड़ने की चाह में समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला था।
तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी और कब की थी। भारत की खोज नहीं की थी, भारत मतलब कि खो थोड़ी गया था, भारत को खोजा था किसी ने, मतलब भारत के आने के लिए रास्ते की खोज, भारत तक पहुंचने के लिए रास्ते की खोज बच्चों किसने की थी और कब की थी। तो उस व्यक्ति का नाम था बच्चों वास्को डी गामा। जिस व्यक्ति ने भारत तक पहुंचने की रास्ते की खोज की थी उसका नाम क्या था बच्चों, बताओ, वास्को डी गामा। और वो कब भारत के रास्ते की खोज की थी, 1498 में। और वास्को डी गामा बच्चों किस देश के थे, गुरुजी वो पुर्तगाल के थे, इसलिए हम उसे पुर्तगाली कहते हैं, पुर्तगाली कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि भारत में आने वाला सबसे पहला व्यापारी कौन था, तो बच्चों पुर्तगाली था, यानी पुर्तगाल देश का ही कोई था, इसलिए हम इसे कहते हैं पुर्तगाली। तो सबसे पहले बच्चों पुर्तगाली ही हमारे देश में आए थे व्यापार करने के लिए। आगे पढ़े। यस कहते हैं बच्चों जो भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे और 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया था बच्चों, है ना। तो एग्जाम में पूछा जाता है, केरल में आपको पता होगा, केरल में एक स्थान है बच्चों, नाम है उसका मलक्का। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि पुर्तगालियों ने किसे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, पुर्तगालियों ने किसे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, तो बच्चों आंसर कहना मलक्का को। पुर्तगालियों ने मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र कब बनाया, 1510 में। पुर्तगालियों ने भारत तक आने के रास्ते की खोज कब की, 1498 में। भारत आने वाला प्रथम विदेशी व्यापारी कौन था, पुर्तगाली था। भारत की खोज किसने की थी बच्चों, भारत की खोज की थी किसने, वास्को डी गामा ने। भारत के रास्ते की खोज, है ना। कहते हैं बच्चों, हाँ ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया। जब भी मैं हिंद चीन देश बोलूं बच्चों, आपको 3 देश समझना है। कौन कौन सा बताओ, एक समझना है वियतनाम, दूसरा लाओस और तीसरा कंबोडिया। कहते हैं जी उसके बाद स्पेन आए, डच आए, इंग्लैंड आए और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभागों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया। तो बच्चों ये बताओ कि सबसे पहले कौन से देश की ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने हमारे देश पर राजनीतिक प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया, बताओ कौन से ऐसे देश थे जिन्होंने, प्यारे बच्चों कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे देश पर राजनीतिक प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया। तो बच्चों याद रखना फ्रांसीसी कौन थे, फ्रांसीसी ही थे जिन्होंने राजनीतिक प्रभुत्व जमाने का हमारे ऊपर में प्रयास किया। कहते हैं लेकिन फ्रांस शुरू से ही इसी दिशा में प्रयासरत रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। हिंद चीन की बात हो रही है, सॉरी बच्चों हमारे यहाँ की बात नहीं हो रही, हिंद चीन की बात हो रही है। हिंद चीन पर सबसे पहली बार राजनीतिक प्रभुत्व बनाने वाला कौन था, फ्रांसीसी था। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सन 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। अब सोचिए अन्नाम कहाँ है बच्चों, आप कहोगे सर अन्नाम तो वियतनाम में है, और उस पर फ्रांस क्या करने लगा, दिमाग लगाने लगा कैसे इसको गुलाम बनाया जाए, कैसी इस पर अधिकार किया जाए। 1787 ईस्वी में कोचीन चीन के शासक थे, है ना, कोचीन चीन के शासक के साथ उसे संधि का मौका मिला, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम का सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 ईस्वी में तौकिंद में, अब तौकिंद कहाँ था पता है, वियतनाम में था बच्चों, फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन आ गया। प्यारे बच्चों आपको क्या याद करना है,
इतनी चीज आपने पढ़ा, आपको 2-3 चीज ही याद रखना है। फर्स्ट, सबसे पहले बच्चों, राजनीतिक प्रभाव डालने की कोशिश किसने की? हिंद चीन में सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव डालने की कोशिश किसने की? तो आंसर होगा बच्चों फ्रांसीसियों ने। और फ्रांसीसियों ने कब तक, किस ईस्वी तक उन्होंने अपना राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक पकड़ बना लिया? तो कहेंगे सर 20वीं शताब्दी में। कब? 20वीं शताब्दी में उन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया। उन्होंने कोशिश कब किया था बच्चों? तो सबसे पहले उन्होंने 1747 में ही कोशिश किया था। किसको गुलाम बनाने का? तो गुरुजी अन्नाम को, अन्नाम को, ठीक है ना, लिखा है यहां पर ना, अन्नाम को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बस मेन हमको पढ़ना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ रे, चलो चलो चलो, हो गया। ध्यान से बच्चों, कहते हैं ध्यान से कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत सारे व्यापारी थे, जैसे डच भी व्यापारी थे, ब्रिटिश वो भी व्यापारी थे। इन सभी से टक्कर लेने के लिए फ्रांसीसियों ने संपूर्ण हिंद चीन में, यानी वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तीनों पर बच्चों उन्हें उपनिवेश बनाया। अब आप लोग को मैंने ना इकोनॉमिक्स में सिखाया था बच्चों, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? जब किसी देश के ऊपर में राजनीतिक प्रभाव बनाकर उस देश से कच्चा माल लाकर अपना माल तैयार करके उसी देश को फिर बेच देना या फिर दूसरे देश को बेच देना, तो वह देश क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। ठीक है ना। आगे कहते हैं कि भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। हाँ चलो अच्छी बात है। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था, अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ व्यापार कर सकते थे। आइए पेज नंबर 3 से हमने क्या सीखा? पेज नंबर 3 से हमने क्या सीखा बच्चों? अपने आप से पूछिए कि पेज नंबर 3 से गुरुजी ने आपको क्या सिखाया। आइए पेज नंबर 3 से हमने सीखा बच्चों कि भारत है ना, भारत के रास्ते की जो समुद्र मार्ग है, भारत तक पहुंचने की समुद्र मार्ग की खोज कब हुई है ना? समुद्र मार्ग की खोज भारत तक पहुंचने की कब हुई? 1498 में। किसने की बच्चों? उस व्यक्ति का नाम क्या था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किस देश के थे बच्चों? तो वो पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली थे। और उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया? तो उन्होंने बच्चों व्यापारिक केंद्र बनाया मलक्का को। किसको बनाया? मलक्का को उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। कब बनाया बच्चों? 1510 में। 1510 में उन्होंने मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि हिंद चीन में पहली बार राजनीतिक प्रभुत्व बनाने की कोशिश किसने की? तो हिंद चीन में पहली बार बच्चों राजनीतिक प्रभुत्व बनाने की कोशिश की किसने? फ्रांसीसी ने। राजनीतिक प्रभुत्व बनाने की बात है ना, कोशिश की किसने? फ्रांसीसी ने। बच्चों इन्होंने पहली बार कोशिश कब की? इन्होंने पहली बार कोशिश की बच्चों 1747 में। किसको? तो अन्नाम को। अन्नाम कहाँ था? अन्नाम को, सबसे पहले अन्नाम को, जो कि ये बच्चों वियतनाम में पड़ता है, वियतनाम में पड़ता है। और इन्होंने बच्चों संपूर्ण हिंद चीन में इन्होंने अपना राजनीतिक प्रभाव कब तक बना लिया? तो बच्चों 20वीं शताब्दी तक इन्होंने संपूर्ण हिंद चीन में अपना राजनीतिक पकड़ बना लिया, संपूर्ण हिंद चीन में। ठीक है। चलिए हिंद चीन पहुंचने है ना, तो भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था बच्चों? व्यापारिक देश कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली था भारत पहुंचने वाला सबसे पहला। पुर्तगाली था भारत पहुंचने वाला सबसे पहला। ठीक है ना। आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं कमजोर पड़ रहे थे, अगर आपसे बात करते हैं बच्चों की फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी किस देश में कमजोर पड़ रहे थे? बताओ फ्रांसीसी किस देश में कमजोर पड़ रहे थे? आंसर है गुरुजी भारत में। कहां पड़ रहे थे? भारत में। फ्रांसीसी भारत में पड़ रहे थे।
फ्रांसीसी भारत में क्या पढ़ रहे थे, कमजोर पढ़ रहे थे। एक सवाल और है बच्चों, भारत में अगर हम बात करते हैं कि चीन में फ्रांस का प्रतिस्पर्धा किस देश के साथ था? ठीक है, कहते हैं बच्चों कि फ्रांसीसी का मुकाबला चीन में किस देश के साथ था? तो बच्चों फ्रांसीसियों का मुकाबला चीन में किस देश के साथ था, जल्दी बताओ। वो था इंग्लैंड के साथ, ठीक है ना। चलो, तो तीसरे नंबर पेज से आपने जो भी सीखा बच्चों, क्या आपको 100% याद हो गया कि गुरुजी हमने तीसरे नंबर पेज से ये सारी चीजें सीखी? तो क्या हम चौथे पर चलें? पानी पिलाओ थोड़ा सा, उसको भगाओ। चौथे पर चले, बताओ जल्दी से, यस और नो। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं पेज नंबर चौथे पर। यस, माँ बिल्ली कहाँ भगाओ। आइए पेज नंबर चौथे पर चलते हैं। कहते हैं बच्चों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें यहाँ से। आ जाओ चौथे नंबर पेज में, आ जाओ। कहते हैं जी कि भारत, ध्यान से देखिएगा, मिला लीजिए, चौथे नंबर पेज यही है ना? आ जाओ, यही है। कहते हैं कि भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरे, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे, पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। तो बच्चों ये बताओ कि जो फ्रांसीसी थे उन्होंने शोषण करना शुरू कहां से किया था, बताओ। ठीक है मेरा बच्चा, फ्रांसीसियों ने जो शोषण करना स्टार्ट किया हिंद चीन का, वो स्टार्ट किया उन्होंने कहां से? व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाके में, फिर वो भीतर आ गए ग्रामीण इलाकों में, किसानों का शोषण करना शुरू किया। फिर क्या बच्चों? किसानों का शोषण। तौकिंद के, अब ये तौकिंद कहाँ है? वियतनाम में है। तौकिंद के जीवन का आधार जो लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। तौकिंद का जो जीवन आधार था बच्चों, वो क्या था? वो था बच्चों लाल घाटी, और कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र एवं कोचीन चीन का मेकांग का डाल्टा क्षेत्र। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी। तो बच्चों चीन के पहाड़ी इलाकों में किसकी खेती होती थी? बचाओ, ये सब पूछा जाता है क्या? एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। ये वाला जो आप पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। पर बुक में दिया है तो मैं पढ़ता हूं आपके सामने, आएगा तो हम बता देंगे जो आता है। और मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती थी बच्चों। तो चीन का जो पहाड़ी एरिया था वहाँ रबर की खेती होती थी बच्चों, और जो उसको मैदानी एरिया था वहाँ धान की खेती होती थी। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए, अरे 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 कहाँ चल गए तुम? चलिए, कहते हैं बच्चों कि सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। तो फ्रांसीसियों ने बच्चों क्या किया? नहरों का और जल निकासी का समुचित प्रबंध किया, और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का
तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया? आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ, ये क्वेश्चन याद रखना बच्चों। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का कौन सा बड़ा चावल निर्यातक देश था? कौन सा बड़ा चावल निर्यातक देश था? तो बच्चों कहना तीसरा, है ना। वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बना। रबड़ बगानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर रहा एवं एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया, परंतु किसानों एवं मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। प्यारे बच्चों, जब फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर शोषण करना स्टार्ट किया, हिंद चीन के हर जगह पर कब्जा किया, तो वहां के मजदूरों की स्थिति अच्छी हुई या बुरी हुई? बताओ, वहां के लोगों की स्थिति अच्छी हुई या बुरी हुई? जब हिंद चीन को फ्रांसीसियों ने अपने हाथ में लिया बच्चों, तो बताओ वहां की स्थिति अच्छी हुई या बुरी हुई? गुरुजी बिल्कुल खराब हो गई। बताओ जल्दी से। यस, बिल्कुल खराब हो गई बच्चों। क्या हो गई? खराब हो गई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ध्यान दीजिए। कहते हैं बच्चों, है ना, कहते हैं कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, अगर आप इसको समझना चाहें, कभी पूछा नहीं गया है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक तरफ की, है ना, एक तरह की बंधवा मजदूरी थी। वहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। तो बच्चों ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बताया गया इसके बारे में, ऐसा पूछा नहीं गया। अनुबंध मजदूर आएगा नेक्स्ट में, हम आपको बता देंगे, यहाँ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, कहते हैं कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। बच्चों पता है, अंग्रेजों ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था। अंग्रेजों ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था। हमारे देश को गुलाम बनाने के बाद यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी। बच्चों कहते हैं कि अगर आप किसी भी देश को चाहते हैं वो लंबा समय तक आपका गुलामी करे, तो आप उसको अपनी भाषा सिखा दो, ठीक है ना। वही काम यहाँ पर फ्रांसीसियों ने किया हिंद चीन में। कहते हैं जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था। लेकिन यह भी डर था बच्चों, अगर यहाँ के लोगों को शिक्षित हो गए तो कहीं इस पर पॉजिटिव नहीं हो जाए, फिर दिक्कत हो जाएगा। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। बताओ जी, मर जाएगा आदमी। दिमाग देखो कि हिंद चीन के लोग नहीं पढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए उसको परीक्षा में फेल कर देते थे। कहते हैं, अच्छा अभी तक आप लोग को दिमाग में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पर? यस सर, अभी ये क्या हो रहा है ना कि हिंद चीन में सर 3 देश है ना, वियतनाम है, कंबोडिया, लाओस है। इन तीनों को सर गुलाम बना लिया गया है फ्रांसीसी के द्वारा, यानी फ्रांस देश के जो लोग हैं उसे फ्रांसीसी कहते हैं। फ्रांस के द्वारा सर उन्हें क्या कर दिया गया है? गुलाम बनाया गया है। और वहाँ के लोगों में इस ऐसी स्थिति हो गई कि किसान को खाने भी नहीं मिल पा रहा है, और वहाँ के लोगों को सर फ्रांसीसी ज्ञान मतलब कि शिक्षा दिया जा रहा है, फ्रांस की भाषा सिखाते हैं। और इस बात का डर है कि कहीं सीख करके बड़ा अधिकारी ना बन जाए, ज़्यादा ज्ञान ना हो जाए, इसलिए उसको लास्ट में सर फेल कर देते हैं, बच्चों को फेल कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं स्थानीय जनता एवं कोलोन की सामाजिक स्थिति में असमान जमीन का अंतर है ना, स्थिति में आसमान जमीन का अंतर है। बच्चों कोलोन किसे कहते हैं, है ना? तो कहते हैं हिंद चीन में जो फ्रांसीसी लोग थे उसे कोलोन कहते हैं। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और इस बार भी आएगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा गया था। तो जो लोग फ्रांस से आकर के हिंद चीन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में जो बसे थे उसका नाम रखा गया कोलोन। जैसे हम लोग कहते थे इंग्लैंड वाले को अंग्रेजवा, क्या कहते थे? अंग्रेजवा है तू रे,
हाँ, गुड़का गुड़का था, अंग्रेजवा या गोड़े कहते थे। उसी तरह से बच्चों फ्रांसीसी लोगों को क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। एग्जाम में आता है। कहते हैं का समाज में जमीन आसमान का अंतर था और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे, है ना। कहते हैं कि हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण का, है ना, की प्रकाष्ठा थी बच्चों, है ना। ये फ्रांसीसी लोग जो थे उन्होंने एक विश्वविद्यालय को बंद कर दिया, उसका नाम क्या था? हनोई विश्वविद्यालय। तो बच्चों हनोई विश्वविद्यालय को बंद किसने किया था? फ्रांसीसियों ने बंद कर दिया था। ठीक है। कहते हैं कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहे जाते थे। चैप्टर ना ये वाला पेज हुआ खत्म। तो बच्चों चौथे नंबर पेज से आपने क्या सीखा? चलिए हम देखते हैं हमने चौथे नंबर पेज से क्या सीखा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। कहते हैं कि 1931 ईस्वी में वियतनाम, कहते हैं 1931 ईस्वी में वियतनाम बच्चों चावल उत्पादन में किस स्थान पर आ गया था? बताओ। 1931 ईस्वी में वियतनाम जो है चावल उत्पादन में किस स्थान पर आ गया था? तो बच्चों याद रखना तीसरे स्थान पर। खैर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तीसरे स्थान पर। ठीक है ना। चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती थी? ये सब क्वेश्चन आएगा सर, नहीं आता है। चीन के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती होती थी? बताओ। नहीं पढ़ाएंगे तो आप कहोगे सर पढ़ाते नहीं हो, आप नहीं पढ़ाते हो सर। पहाड़ी क्षेत्रों में रबड़ की खेती होती थी बच्चों। और चीन के मैदानी क्षेत्र में बताओ, चीन के मैदानी क्षेत्र में बच्चों किसकी खेती होती थी? सर चीन के मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती थी, धान की खेती होती थी। बच्चों ये बताओ कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहते थे? गुरुजी हिंद चीन में जो ना फ्रांस के लोग आके बस गए थे ना जबरदस्ती गुलाम करके, सर हिंद चीन में जो फ्रांस के लोग थे ना सर, हम उसे कोलोन कहते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहते थे। बच्चों ये बताओ कि हिंद चीन में हनोई विश्वविद्यालय को किसने बंद करवाया था? हनोई विश्वविद्यालय को किसने बंद करवाया था? तो मेरे प्यारे बच्चों हिंद चीन में ना हनोई विश्वविद्यालय को बंद कराने वाले और कोई नहीं थे, बस फ्रांसीसी ही तो थे। फ्रांसीसी थे बच्चों। कौन थे? फ्रांसीसी। कौन थे बताओ? फ्रांसीसी थे। ठीक है ना, फ्रांसीसी थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पेज में बस इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। है तो बहुत कुछ पर आता नहीं है वो सब चीज़। ठीक है, जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाए, अगले पेज में चले जाएं। आप सभी ने लाइक बटन पर क्लिक नहीं किया क्या बच्चों? सब लोग लाइक कर दें, है ना। शेयर तो इतनी रात को नहीं करोगे। सब्सक्राइब वगैरह करते रहना बच्चों। आगे बढ़ जाएं। देखो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। जब आप पेज से लाइन बाय लाइन पढ़ते हो ना, थोड़ा टाइम लगता है, पर आप यकीन मानो बच्चों बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाए आगे, यस कर दो कमेंट बॉक्स में। 5वें पेज में चलें, यस कर दो एक बार। यस गुरुजी, यस 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 कर दो एक बार। आ जाओ, ये है 5वां पेज हमारा। 5वां पेज यही है हमारा, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। अब देखो इसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ गई। अब फ्रांसीसियों को मार के भगाएंगे, है ना। अब फ्रांसीसियों को मार के भगाएंगे क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रीयता आ गई बच्चों। आ जाओ, कहते हैं ध्यान से, हिंद चीन में बच्चों कहते हैं कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था। यानी बच्चों उपनिवेशवाद जो होता है ना, मैंने क्या बोला कि मतलब कि हिंद चीन को गुलाम बनाकर वहाँ से कच्चा माल लेना, वहाँ के लोगों पर अधिकार करना। तो देखो विरोध तो होगा, जहाँ पर शक्तिशाली लोग हैं विरोध तो करेंगे। तो सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा और तेज हो गया। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। बताओ, जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम किया, क्या हमने असंतोष प्रकट नहीं किया? क्या हमने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया? बिल्कुल किया बच्चों। ठीक उसी प्रकार से जब फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में आकर के कब्जा कर लिया, तो हिंद चीन के लोग भी असंतुष्ट वहां पर दिखा रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। आगे लिखा गया, उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में, नाम क्या था बच्चों? ध्यान दो, नाम देखो भाई साहब, खतरनाक नाम है। हम लोग का नाम मतलब चाइना का नाम ही अलग होता है। 1903 ईस्वी में नाम था फॉन
बोई चाऊ, फॉन बोई चाऊ ने, है ना, दुई तान होई, दुई क्या नाम है बच्चों, दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बहुत बार तो नहीं, 2-3 बार पूछा गया शायद। एग्जाम में क्वेश्चन आया बच्चों कि दुई तान होई संगठन, दुई तान होई संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों कहते हैं ना, क्या कहते हैं बच्चों, फान बोई चाऊ। मेरे यहाँ पर एक बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है, ठीक है ना, पढ़ता नहीं है, पढ़ता था पिछले साल, वो कहता था फोन बोई चाऊ। अबे फोन नहीं है, फान लिखा है, फान बोई चाऊ, है ना, संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कौन बने बताओ, है ना, जिसके नेता कुआंग दे थे, कुआंग दे। तो बच्चों, है ना, दुई तान होई संगठन के नेता कौन थे? तो दुई तान होई संगठन के नेता थे बच्चों कुआंग दे। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? फान बोई चाऊ ने। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दिया। ये बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। द हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास बच्चों, ऑफ द लॉस मतलब होता है बच्चों हानि होता है, लॉस ऑफ वियतनाम यानी वियतनाम की हानि का जो इतिहास है, वियतनाम की हानि का इतिहास बच्चों किसने लिखा था बताओ? लिखा था किसने? फॉन बोई चाऊ ने। वही फॉन बोई चाऊ जिन्होंने बच्चों दुई तान होई नामक संगठन बनाया था, उन्होंने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो बच्चों फॉन बोई चाऊ, याद रखिएगा। यस सर, बहुत बढ़िया, मजेदार बातें हो रही हैं। चलो बच्चों, कहते हैं कि 1905 बच्चों, 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना, याद है सभी को? यस सर, याद है ना, खूनी रविवार बच्चों 1905, है ना। क्या लिखे हैं कि हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया जब उन्होंने देखा बच्चों कि इत्तू सा जापान और इत्तू बड़ा रूस को हरा दिया, इत्तू सा जापान, है ना, इतना सा बड़ा रूस को हरा दिया। तो उसके मन में सवाल आया कि जब बच्चों जापान रूस को हरा सकता है तो क्या हम हिंद चीन वाले फ्रांस को नहीं हरा सकते हैं? क्या फ्रांस को दौरा के नहीं मार सकते हैं? आगे लिखा गया है, साथ ही रूसों एवं माउंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता थे जिसका नाम था बच्चों, है ना, फान चू त्रिन। लगता है ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं बच्चों, रात में मंत्र पढ़ रहे हैं हम। नाम क्या देखो, फान चू त्रिन हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतांत्रिकवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह के विचारों के समर्थक बने थे। कहते हैं सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। और बच्चों इन्हीं छात्रों में कहते हैं कि वियतनाम कुआन फूक होई। भाई साहब एकदम खतरनाक है रे। कहते हैं कि वियतनाम कुआन फूक होई, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। ये खैर पूछा नहीं गया बच्चों, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक में, मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया ना। यहाँ तक में कोई क्वेश्चन अभी तक मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया। क्वेश्चन है लेकिन पूछा नहीं गया है, नहीं पूछा गया है। आ जाओ। आराम से चलिए पढ़े बच्चों। 13 हो गया ना, आराम से आइए। कहते हैं कि हालांकि हिंद चीन में, ध्यान दीजिएगा, हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचीन चीन, अन्नाम, तोकिंद जैसे शहरों तक ही सीमित था। लेकिन बच्चों ज्यादा यहां पर क्या हो रहा था, सीमित था। परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों की सेना ने भर्ती किया गया।
ध्यान दीजिए, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ ना तो फ्रांसीसियों ने यहीं का सेना उठा उठा करके भेज दिया विश्व युद्ध, जाओ मरो, है ना। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। बेगार मतलब समझते हैं बिना पैसा का काम कराना। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा गया। सोचो कितना खतरनाक है। फ्रांस ने हिंद चीन को गुलाम बनाया। उसके बाद जब विश्व युद्ध हुआ तो पहले हिंद चीन के लोगों की सेना को सबसे आगे रखा, जाओ गोली खाओ, ढिचका 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 गोली खाने रखा सबसे आगे। आगे कहते हैं बच्चों, अतः मारे जाने वाले में इनकी संख्या ज्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीनी लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल, ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन केंटन में, किसमें, कैंटन में हुआ था, है ना बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन आया है। लेकिन सशंकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला, पर फ्रांस ने सरकार ने इसे पकड़ के कुचल डाला, बोला कोई दल नहीं चलेगा यहाँ पर। कहते हैं कि दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय हो जाती जा रही थी। चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था, फिर भी ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। क्या किया बच्चों, चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। मतलब कि वो लोग चाहते थे, यानी चीन का देखो उत्पादन पर, व्यापार पर, मत्स्य व्यापार पर अधिकार था, फिर भी चीन कुछ ना कर रहा था, इसलिए उसका क्या क्या विरोध किया था, ठीक है ना। चलो खैर, यहां से कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है, क्या कर सकते भैया, किताब में दिया तो पढ़ना पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन यहां से बनना शुरू हो जाए ना तो पूरा बुक से एक के चैप्टर में उतना क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए नहीं बनाते हैं क्वेश्चन। अगला कहते हैं बच्चों कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही, हिंद चीन में किसका अधिकार था, फ्रांस का प्रभुत्व के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हालांकि कोचीन चीन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत, नाम है तौकिंद, अन्नामी, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश ही कायम रहे, जिसके लिए, है ना, रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियां अपनाई गई कोचीन चीन के लिए। बस बच्चों यही है। तो आपने देखा 5वां नंबर पेज। अच्छा, 5वां नंबर पेज से कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? प्यारे बच्चों, आज हमने 5 पेज पढ़ा। आज हमने कितना पेज पढ़ा बताओ? 5 पेज पढ़ा। अब देखते हैं क्या 5वां पेज से कुछ बन सकता है। बन सकता है, बहुत कम। यहीं पर 2 क्वेश्चन है बच्चों, यहीं पर है 2 क्वेश्चन यहीं पर, है ना, 2 क्वेश्चन यहीं पर है, देख लीजिए। पहला क्या है बच्चों? द्वितान होई। बच्चों द्वितान होई नामक संगठन किसने बनाया था बच्चों, बताओ? द्वितान होई नामक संगठन किसने बनाया था? गुरुजी द्वितान होई नामक संगठन बनाया था किसने? फान बोई चाऊ ने। बेटा कौन कौन नाम रखता है? हम लोग का नाम देखो, राहुल, सुरेश, जगदीश, फान बोई चाऊ, ठीक है ना। द हिस्ट्री लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री लॉस ऑफ वियतनाम। लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं? लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम के लेखक कौन हैं? इसके लेखक भी यही है, फान बोई चाऊ। लेकिन हुई तान, है ना, क्या लिखते हैं, है ना, कि हुई तान होई के नेता कौन थे, है ना, नेता कौन थे बच्चों? क्वेश्चन लिखा गया क्या कि दुई तान होई, है ना, संगठन के नेता कौन थे? कुआंग दे। क्या नाम था नेता का बच्चा? नेता का नाम क्या था? कुआंग दे। नेता का नाम था बच्चों कुआंग दे, इसके नेता का नाम था कुआंग दे। ठीक है, चलो 5 पेज हमने पढ़ाया बच्चा, 5 पेज। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पेज और बचाए। 2 दिन और लगेगा पढ़ने में, 2 दिन और लगेगा पढ़ने में। 16 पेज सर, 1 दिन में 5 पेज, 2 दिन पर, हाँ पढ़ लेंगे, उस स्पीड में पढ़ लेंगे। चलिए आज का टेस्ट बच्चों, आज आपने जो पढ़ा, आज का टेस्ट ध्यान दीजिए। आज का टेस्ट
आज का टेस्ट, आज का टेस्ट, आज का टेस्ट। शुरू करें, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। यस गुरुजी, शुरू किया जाए, ठीक है ना, स्टार्ट किया जाए बच्चों। आज आपने 5 पेज पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्या प्रॉब्लम होगा, देख रहे हो ना विनोद कैसे कैसा नाम है, हाँ देख रहे हैं सर। चलिए पहला चढ़ा बच्चों ना, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। पहला बच्चों, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, बोलो पहला, बोलो पहला क्या था बच्चों, वियतनाम, 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 लाओस कंबोडिया, लाओस कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है ना। हिंद चीन का लगभग क्षेत्रफल कितना है बच्चों, हिंद चीन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। ठीक है बच्चा, लगभग 3 लाख, लगभग 3 लाख, ठीक है ना। हाँ, हिंद चीन को बच्चों उपनिवेश किसने बनाया, हिंद चीन को उपनिवेश किसने बनाया, सबसे पहला हिंद चीन को उपनिवेश बनाया फ्रांसीसियों ने। किसने बनाया बच्चों, फ्रांसीसियों ने। अच्छा, पूरी तरह से उपनिवेश कब बना लिया बताओ, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में पूरी तरह से उपनिवेश बना लिया, ठीक है ना। यस, है ना बच्चों। कंबुज, हम बात करते हैं कि कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी, कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी, कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी ना 4वीं शताब्दी में। कब हुई थी, 4वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में। एक बात बताओ बच्चों कि कंबुज राज्य की, है ना, कंबुज राज्य के शासक कहाँ के थे, कंबुज राज्य के जो शासक थे वो कहाँ के थे। आप कहोगे सर वो भारतवंशीय थे, है ना, वो क्या थे, भारतवंशीय। कंबुज राज्य के जो शासक थे वो भारतीय वंशीय थे, है ना, भारतवंशीय थे, भारतवंशीय थे, है ना। लाओस और कंबोडिया पर किसकी संस्कृति का प्रभाव था, लाओस और कंबोडिया पर, लाओस और कंबोडिया पर किसकी संस्कृति का प्रभाव था। तो बच्चों लाओस और कंबोडिया पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था, हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था, भारत का, है ना। चलिए, अंकोर वाट का मंदिर बच्चों किस शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है ना। तो अंकोर वाट का मंदिर देखेंगे किस शताब्दी में बच्चों, तो आंसर है 12वीं शताब्दी में। किसने बनाया था, तो बच्चों सूर्यवर्मन द्वितीय ने, है ना, सूर्यवर्मन, वर्मन द्वितीय ने बनाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। कहाँ था बच्चों, कंबोडिया में, कहाँ था, कंबोडिया में। अच्छा, ये अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है ना वो किस भगवान को समर्पित है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। हाँ यस बच्चों, हम बात करते हैं कंबुज राज्य का पतन कब हुआ, कंबुज राज्य का पतन कब हो गया, कंबुज राज्य का पतन बच्चों कब हो गया। तो कंबुज राज्य का पतन हो गया मेरा बच्चा, कब हो गया था, 16वीं शताब्दी में ना। कंबुज राज्य का पतन कब हो गया था सर, सूर्यवर्मन द्वितीय, हाँ सही है, बहुत बढ़िया है, 16वीं शताब्दी में। कंबुज का पतन कब हो गया, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया, ठीक है ना, 16वीं शताब्दी में हो गया, है ना। चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती थी, चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती थी। गुरुजी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती होती थी किसकी, रबड़ की, रबड़ की खेती होती थी चीन की पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना। भारत के है ना, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब हुई, या फिर भारत की खोज सबसे पहले किसने और कब की थी। 1498 में किसने की थी बच्चों, वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा। अच्छा बताओ बच्चा, वास्को डी गामा किस देश के थे, तो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थे। तो भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन थे बच्चों, पुर्तगाली। भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। बच्चों फ्रांसीसियों का पकड़ किस देश में कम था, फ्रांसीसियों का पकड़, फ्रांसीसियों का पकड़ किस देश में कम था। तो बच्चों फ्रांसीसियों का पकड़ भारत में बहुत कम था, भारत में कम था। अच्छा, चीन में फ्रांस का ना, चीन में फ्रांस का प्रतिस्पर्धा किस देश के साथ था, चीन में फ्रांस की प्रतिस्पर्धा किस देश के साथ था बताओ। चीन में फ्रांस की जो प्रतिस्पर्धा थी बच्चों किस देश के साथ थी, तो वो इंग्लैंड के साथ थी। किसके साथ थी बताओ, इंग्लैंड के साथ थी। बच्चों ये बताओ, द हिस्ट्री लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, द हिस्ट्री लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। गुरुजी ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, नाम है उसका फान बोई चाऊ। नाम क्या है, फान बोई चाऊ, नाम है फान बोई चाऊ। अच्छा ये बताओ, फान बोई चाऊ ने
कौन सा मतलब एक पुस्तक लिखा था बच्चों, किस पुस्तक की उसने रचना की थी। फान बोई चाऊ ने, नहीं ये तो हो गया, सॉरी, उन्होंने एक दल बनाया था बच्चों, संगठन। फान बोई चाऊ ने कौन सा संगठन बनाया था, दुई तान होई दुई तान होई, क्या बनाया था, दुई तान होई। बच्चों दुई तान होई के नेता कौन थे, है ना, दुई तान होई के नेता कौन थे, कुआंग दे, कुआंग दे, क्या नाम था उसका, कुआंग दे, उसका नाम था बच्चों कुआंग दे क्या नाम था बताओ, कुआंग दे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बच्चों फ्रांसीसियों ने किस ईस्वी में अन्नाम पर अपनी रुचि दिखाई थी, अन्नाम पर अपनी रुचि कब दिखाई थी, 1747 में। 1747 में बच्चों पहली बार उन्होंने अन्नाम के ऊपर अपनी रुचि दिखाई थी कि हमें इसे उपनिवेश बनाना है। ठीक है, रहने दो बच्चा, हो गया, ठीक है। 5 पेज में समझ में आया बच्चों, यस सर। देखो अगर बुक पढ़ोगे ना तो लिख भी दोगे, बुक पढ़ने से फायदा ये है ना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप आराम से लिख दोगे, ये फायदा होता है बुक पढ़ने का, ठीक है। हाँ चलो, बढ़िया रहा जी, समझ में आया आपको, 5 पेज हमने पढ़ाया आपको, हम उम्मीद करते हैं बेहतर किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो बहुत ही जल्दी हम इसका नोट्स भी बना के आपको दे देंगे, पर दिन भर क्लास ही रहती है बच्चों। अब 5 क्लास हम आपकी लेते हैं और 3-4 ऑफलाइन हो जाता है, 3-4 ऑफलाइन मान के चलो बच्चों, कम से कम तो 8 से 9 घंटे बच्चे हम क्लास ही लेते रहते हैं ना, टाइम बड़ा कम मिलता है। अब एक इंसान अगर 8-9 घंटे पढ़ाएगा तो आप सोच के देखो ना फिर क्या दिक्कत होगा, उसको शरीर क्या जवाब देगा ना। ये पढ़ाने के बाद बच्चों बहुत थकान होती है, बड़ा नींदू आता है, निंदी बहुत आता है ठीक है। चलो, तो जो लोग मेरे बच्चों पेड क्लास में नहीं जुड़े हैं, पेड क्लास में नहीं जुड़े हैं जो लोग, है ना, सब लोग जुड़ जाना बच्चों। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाफट से। लाइक तो हम आपसे छीन कर लेंगे बच्चों, हमारा अधिकार है, मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। पेड क्लास में जो लोग नहीं जुड़े हैं 7700879453 गुरुजी का नंबर है। कल आप मुझे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी चलाते हैं आप करके प्यारे बच्चों, हम नंबर देते हैं, इस पर आप लोग कल हमारी टीम से बात करेंगे और पेड क्लास में जुड़ जाएंगे, है ना। इसका पीडीएफ अभी हम भेज देंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। इसका पीडीएफ बच्चों जो लोग हमारे पेड क्लास में जुड़े हैं इसका पीडीएफ भेज देंगे, ये जो लिखे हैं हम, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, पेड क्लास में, ठीक है। हाँ, बाकी टेलीग्राम पर टेस्ट अब डेली होगा बच्चों, टेलीग्राम पर टेस्ट डेली होगा, ठीक है, क्योंकि हमने टेलीग्राम पर टेस्ट डेली होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों बस आप लोगों के टेस्ट के लिए हमने एक लड़के को रखा है, हमने एक इंसान को आपके लिए सिर्फ रखा है टेलीग्राम टेस्ट के लिए, ताकि मेरे बिहार के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। आप टेलीग्राम टेस्ट अब डेली होगा, क्योंकि हमने एक स्पेशल लड़का रखा है, सिर्फ टेलीग्राम टेस्ट बनाएगा और वो आपसे टेस्ट लेगा, बस, ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों के लिए किया है। नीचे बच्चा कमेंट करना, क्या मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ाना चाहिए या फिर जहाँ तहाँ से पढ़ाना चाहिए, बताना क्या ऐसे पढ़ाना ठीक है बच्चों। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं पढ़ूंगा कमेंट आप लोगों का, ठीक है। और जो लोग पेड में नहीं जुड़े सब लोग जुड़ जाएं, एक भी बच्चा बिना पेड का नहीं रहना, फिर हम आपकी पूरी मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। लव यू सभी को, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे से क्लास होगी और कल 5 क्लास है बच्चों, टाइम हम बता देंगे। लव यू सभी को, ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मज़े कीजिए। लव यू, है ना, खूब मेहनत से पढ़ेंगे बच्चों, लव यू।